अगर ये वीडियो थिएटर में चला दी जाए तो जितने भी आरसीबी फैंस है वो सभी मिलकर इसे ब्लॉकबस्टर बना देंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि पूरी कहानी है। एक ऐसी कहानी जो किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं। इसमें स्पीड है, अप्स हैं, डाउन्स हैं, ड्रामा है, थ्रिल है, लॉयल्टी है, हार्ट ब्रेक है, हर तरह के इमोशंस है और सबसे इंपॉर्टेंट एक सेटिस्फैक्शन है। तो जाओ वहीं बैठे रहो, क्योंकि ये कहानी तुम्हारे खड़े करने वाली है रोंगटे। और अगर मजा नहीं आएगा तो कमेंट में गाली देकर जाना। ये कहानी है आरसीबी की और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है: सेटअप, कन्फ्रंटेशन एंड रेवोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं एक्ट 1 से। बीसीसीआई ने आईपीएल की क्रिएशन को अनाउंस किया। प्लान था 8 बड़ी सिटीज को अलग अलग फ्रेंचाइजीज में बांट देना और 24 जनवरी 2008 को मुंबई में इन फ्रेंचाइजीज की ऑक्शन होती है और फिर शुरू होती है देश विदेश के बड़े बड़े रईसजादों के बीच एक बिडिंग वॉर। आरसीबी के लिए ये वॉर जीती थी विजय माल्या ने, जिन्होंने 111.6 मिलियन डॉलर्स में आरसीबी को परचेज कर लिया था, जो कि उस टाइम इंडियन रुपीस में 446 करोड़ बनते थे। और इस बिड ने आरसीबी को आईपीएल शुरू होने से पहले ही सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइजी बना दिया था, क्योंकि माल्या अंबानी जी से बस थोड़ा सा पीछे रह गए, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के लिए 111.9 मिलियन डॉलर्स खर्च किए थे। अब बात करते हैं आरसीबी के नामकरण की, और काफी कम लोग जानते होंगे कि इस नाम के पीछे भी विजय माल्या का एक मास्टर स्ट्रोक था। असल में विजय माल्या को क्रिकेट से कोई भी लेना देना नहीं था। विजय माल्या उस टाइम इंडिया में शराब का धंधा करते थे और उनकी कंपनी का एक विस्की ब्रांड था जिसका नाम है रॉयल चैलेंज, और माल्या को क्रिकेट के थ्रू बस अपना यही विस्की ब्रांड प्रमोट करना था। अब इंडिया में डायरेक्टली अल्कोहल को प्रमोट करना बैन था, तो माल्या ने एक आईपीएल टीम खरीदी और अपनी विस्की ब्रांड का नाम उसके आगे लगा दिया और इस तरह जन्म हुआ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का। फ्रेंचाइज तो बन गई थी, अब बारी थी उसे खिलाड़ियों से भरने की, जिसके लिए अगेन ऑक्शंस होने वाले थे। अब आईपीएल टोटली एक डिफरेंट फॉर्मेट था, क्योंकि उस टाइम इंटरनेशनली इतना ज्यादा टी20 क्रिकेट नहीं खेला जाता था और कोई नहीं जानता था कि आईपीएल के लिए किस तरह के प्लेयर्स चाहिए और किस तरह का इंटेंट होना चाहिए। तो आरसीबी की मैनेजमेंट ने प्लेयर्स को चुनने के लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जो कि उन्हीं पर भारी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने एक सिक्योर टीम बनाने के चक्कर में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल प्लेयर्स पर बिड किया, जैसे राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले, जहीर खान, जैक कैलिस, मार्क बाउचर एंड डेल स्टेन। नो डाउट ये सभी उस टाइम के ग्रेटेस्ट थे, पर टी20 के लिए नहीं। और अपनी इस स्ट्रैटेजी के चलते आरसीबी के स्क्वाड को टेस्ट मैच रोस्टर कहकर बुलाया जाने लगा। लेकिन इसी टेस्ट मैच रोस्टर में एक खिलाड़ी ऐसा भी था जो कि आरसीबी की वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट साबित होने वाली थी। आप समझ ही गए होंगे, वो खिलाड़ी थे 19 साल के विराट कोहली, जो कि हाल ही में इंडिया को अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप का विनर बनाकर लाए थे। फ्रेंचाइज भी बन गई, टीम भी बन चुकी थी, अब बारी थी टेस्टिंग की, यानी मैच डे की। और ये मैच डे था 18 अप्रैल 2008 का, जो सिर्फ आरसीबी का ही नहीं बल्कि आईपीएल का भी इनॉग्रेशन था। आईपीएल हिस्ट्री का पहला ही मैच आरसीबी के घर चिन्नास्वामी में खेला गया और ओपोनेंट थे किंग खान के कोलकाता नाइट राइडर्स। आरसीबी के पहले कैप्टन थे राहुल द्रविड़, जिन्होंने पहला टॉस जीता, पर इस बात से अनजान की उनकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है, उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया। एंड फिर हिस्ट्री विटनेस है कि केकेआर के ओपनर ब्रैंडन मैकलम ने आईपीएल के इनॉग्रेशन मैच में ऐसा धमाका किया जिसने आरसीबी को पहले ही मैच में सीजन की वर्स्ट टीम साबित कर दिया था। मैकलम ने 73 गेंदों के अंदर नॉट आउट 158 रन जड़ दिए, जिससे केकेआर ने आरसीबी के सामने 222 का टोटल खड़ा कर दिया। और आरसीबी के जिस स्क्वाड को टेस्ट रोस्टर कहा जा रहा था, वो बात इसी मैच में सच भी साबित हो गई। चेस करने उतरी आरसीबी के बैटर्स का हाल तो बॉलर से भी ज्यादा खराब रहता है और 222 का पीछा कर रही सीजन की सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाती और 15.1 ओवर्स में सिर्फ 82 पर ऑल आउट हो जाती है। यानी आरसीबी के 11 प्लेयर्स मिलकर केकेआर के एक अकेले ब्रैंडन मैकलम से हार गए थे। यही सिलसिला उस पूरे सीजन जारी रहा। आरसीबी का टेस्ट रोस्टर स्क्वाड पावर हिटिंग में सबसे पीछे था। एज ए रिजल्ट आरसीबी लगातार मैचेस हारती गई और लगातार हारने से आरसीबी की मैनेजमेंट भी बौखला उठी। विजय माल्या जो इस टीम को बस अपना एक मार्केटिंग प्रोडक्ट मान रहे थे, ये लॉसेस टीम को ही नहीं बल्कि उनके ब्रांड को भी फेल कर रही थी। मामला यहां तक आ पहुंचा कि माल्या ने 20 सीजन में आरसीबी के सीईओ को ही फायर कर दिया और फायर होने के बाद सीईओ ने सारा इल्जाम राहुल द्रविड़ पर लगा दिया कि हमारी टीम के कैप्टन का इंटेंट ही स्लो है और वो अब भी एक आउटडेटेड बैटिंग अप्रोच को लेकर चल रहे हैं। सीनियर्स की सी बहसबाजी और लड़ाई झगड़े में विराट कोहली जैसे जो एक दो यंगस्टर्स थे वो भी बीच में कहीं दब से गए और किसी का भी परफॉर्मेंस सामने उभर कर नहीं आ पाया। और जब सीजन 1 एंड हुआ तो आरसीबी 14 में से 10 मैचेस हार गई थी और पॉइंट्स टेबल के सेकंड लास्ट पर थी। पहले सीजन में हुई बेइज्जती के बाद हर कोई आरसीबी पर सवाल खड़े कर रहा था। कोई कह रहा था कि ये टीम बस हवा बनाने के लिए सेलिब्रिटी से भरी गई है
है। कोई कह रहा था कि ये टीम क्रिकेट से ज्यादा ग्लैमर प्रमोट कर रही है। यहां तक कि कैप्टन राहुल द्रविड़ ने भी इस बात को माना था कि उनकी फ्रेंचाइज T20 क्रिकेट को समझ ही नहीं पाई। पूरे एक साल तक ये सारे सवाल आरसीबी को घेरे हुए थे, जिसके चलते अगले सीजन उनके ऊपर और भी ज्यादा दबाव था। पहले सीजन मिले क्रिटिसिज्म के बाद आरसीबी ने अपनी टीम में कई बड़े बदलाव भी किए थे। जैसे सबसे पहले उन्होंने राहुल द्रविड़ को कैप्टेंसी से निकाला, क्योंकि मैनेजमेंट और खासकर विजय माल्या उनकी अप्रोच से खुश नहीं थे। द्रविड़ की जगह आरसीबी ने केविन पीटरसन को ऑलमोस्ट 10 करोड़ में बाई किया और अपना नया कैप्टन बनाया, जो कि उस सीजन के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर थे। पर उनका यही कैप्टन उन्हें सबसे बड़ा धोखा देता है, जब पहले 6 मैचेस के बाद पीटरसन को इंग्लैंड के बोर्ड ने वापस बुला लिया और 20 सीजन में वो आरसीबी को छोड़कर चले गए। लेकिन एक तरह से पीटरसन का जाना आरसीबी के लिए सही भी साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद आरसीबी ने अनिल कुंबले को अपना नया कैप्टन बना दिया। और आप गंभीर की इस बात पर विश्वास कर सकते हो कि जब उन्होंने अनिल कुंबले को बेस्ट कैप्टन कहा था तो वो बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि पीटरसन की कैप्टेंसी में भी आरसीबी 6 में से सिर्फ 2 मैचेस जीती थी और जो 4 लॉसेस थी वो भी लगातार आई थी। लेकिन जैसे ही कुंबले ने आरसीबी की कमान संभाली, उनकी टीम का पूरा इंटेंट ही बदल गया और आरसीबी ने अगले 8 में से 6 मैचेस जीतकर उस सीजन को पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर फिनिश किया। उस साल आरसीबी के खिलाड़ियों की तरफ से कई ग्रेट परफॉर्मेंसेस आई थी। जैसे दूसरे मैच में राजस्थान के अगेंस्ट अनिल कुंबले ने सिर्फ 5 रन देकर 5 विकेटें ली थी और फिर ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में 19 साल के मनीष पांडे 73 गेंदों में नॉट आउट 114 रन जड़कर सेंचुरी मारने वाले फर्स्ट इंडियन बने थे। और पहले सीजन में मिली गजब की बेइज्जती के बाद दूसरे ही सीजन में आरसीबी ने गजब की वापसी की, क्योंकि सबसे पहले तो वो प्लेऑफ में पहुंची और फिर सेमीफाइनल में सीएसके को हराकर उस सीजन के फाइनल में भी। इस वापसी का सबसे बड़ा क्रेडिट उनके कैप्टन कुंबले को जाता है, जिन्होंने पूरे सीजन अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया था। यहाँ तक कि फाइनल में भी कुंबले प्लेयर ऑफ द मैच रहे, जहां उन्होंने अपने स्पेल में सिर्फ 16 रन देकर 4 विकेटें निकाली थी, जिसे डेक्कन चार्जर्स की टीम पहले बैटिंग करते हुए 143 रन ही बना पाई। ये टारगेट देखकर हर कोई आरसीबी को उस साल का विनर मान चुका था और ऐसा क्यों वो आप इस बैटिंग लाइनअप को देखकर समझ सकते हो। आरसीबी की बैटिंग लाइनअप जैक कैलिस, मनीष पांडे, वेंडर मर्व, राहुल द्रविड़, रोस टेलर, विराट कोहली और मार्क बाउचर जैसे फट्टों से भरी थी। लेकिन यही फट्टे उस दिन कोलैप्स हो गए और 143 का पीछा करते हुए आरसीबी सिर्फ 137 तक ही पहुंच पाई और अपने पहले फाइनल को सिर्फ 6 रन से हार गई। इसके बाद 2010 का सीजन आरसीबी के लिए ना तो ज्यादा अच्छा था और ना ही ज्यादा बुरा। मैनेजमेंट एक बार फिर से अनिल कुंबले के साथ ही गई। ग्रुप स्टेज जब खत्म हुआ तब आरसीबी की 14 मैचेस में 7 ही जीत थी और 7 ही हार, पर नेट रन रेट के बेस पर आरसीबी ने पॉइंट्स टेबल में 4th पोजीशन में फिनिश किया और प्लेऑफ्स में पहुंच गई। लेकिन सेमीफाइनल में उनका सामना मुंबई से था, जहां पहले बैटिंग करके मुंबई ने 185 रन बना दिए और बदले में आरसीबी सिर्फ 149 तक पहुंच पाई। आईपीएल को 3 साल हो चुके थे, तो उसके अगले सीजन यानी 2011 के लिए मेगा ऑक्शन होने वाला था। इन 3 सालों में आरसीबी को हमेशा अपने ओल्डर प्लेयर से कंप्लेंट रही, तो जैसे ही मेगा ऑक्शन आया आरसीबी ने सारे खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया, सिर्फ एक को छोड़कर, जो कि थे 22 साल के विराट कोहली। इस मेगा ऑक्शन में आरसीबी की मैनेजमेंट ने अपनी टेस्ट स्क्वाड स्ट्रेटेजी को बदला और वो इस सीजन में पावर हिटर्स और यंग प्लेयर्स की तरफ गए। अनिल कुंबले ने पिछले 2 सालों में आरसीबी को जबरदस्त लीड किया था, पर 2011 के आईपीएल में खेलने से उन्होंने मना कर दिया, जिसके चलते आरसीबी को उन्हें भी छोड़ना पड़ा और उनकी जगह न्यूजीलैंड के डैनियल विटोरी को आरसीबी का नया कैप्टन अपॉइंट किया गया। और यही वो ऑक्शन था जिसके चलते था एलियन एबी डिविलियर्स पहली बार आरसीबी में आए थे, क्योंकि इससे पहले वो दिल्ली में हुआ करते थे। लेकिन ये सीजन आरसीबी के लिए टर्निंग पॉइंट तब बना जब उनकी टीम में गेल स्टॉर्म की एंट्री होती है। आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि आईपीएल के पहले 3 सीजन केकेआर में बिताने के बाद जब गेल को 2011 की मेगा ऑक्शन में रिलीज कर दिया गया तो किसी भी टीम ने गेल पर बिड ही नहीं किया, यानी कि वो उस ऑक्शन में अनसोल्ड रह गए थे। लेकिन सीजन के बीच में आरसीबी का एक खिलाड़ी इंजर्ड हो गया और तब आरसीबी ने गेल को एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट अपनी टीम में शामिल कर लिया। और गेल का न सिर्फ उनके करियर के लिए नहीं बल्कि आरसीबी के लिए भी एक ब्लेसिंग साबित हुई। जैसे गेल ने प्लेन से लैंड किया, पहले ही मैच में उनका सामना उनकी फॉर्मर टीम केकेआर से होने वाला था और भाई साहब गेल ने जो उस दिन केकेआर को पेल कर अपना बदला लिया था वो आज तक आईपीएल हिस्ट्री का कोल्डेस्ट रिवेंज मोमेंट है। आरसीबी के लिए अपने डेब्यू मैच में गेल ने 55 गेंदों के अंदर 102 रन जड़ दिए थे और यहाँ से जिनकी गाड़ी शुरू हुई तो पूरे सीजन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। गेल उस सीजन 608 रनों के साथ हाईएस्ट स्कोरर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। उनके अलावा विराट कोहली के बैट से उस सीजन 557 रन आए थे, जो कि अब तक उनका भी बेस्ट ईयर था और साथ ही एबी डिविलियर्स ने 312 रनों के साथ उस सीजन को फिनिश किया। वहीं श्रीनाथ अरविंद के नाम
21, डैनियल विटोरी 15 और जहीर खान के नाम उस सीजन में 14 विकेट्स थी। और इन मिलीजुली परफॉर्मेंसेस के दम पर आरसीबी ने उस सीजन को पॉइंट्स टेबल के टॉप पर फिनिश किया। लेकिन क्वालिफायर 1 में आरसीबी का सामना जब एमएस धोनी की सीएसके के साथ हुआ तो वहां वो 6 विकेट से हार गई। पर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर फिनिश करने की वजह से उन्हें दूसरा मौका भी मिला, जहां उन्होंने मुंबई इंडियंस को 43 रन से हराया और दूसरी बार आईपीएल के फाइनल में पहुंच गई। लेकिन क्वालिफायर 1 के बाद फाइनल में भी सीएसके ने एक बार फिर से आरसीबी को सिर्फ हराया ही नहीं बल्कि उनके ट्रॉफी जीतने के सपने को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये था हमारा एक्ट 1, जहां हमने आरसीबी की पूरी बिगिनिंग देखी। यहां तक आते आते आरसीबी सेटअप हो चुकी थी। लेकिन असली बवाल तो एक्ट 2 में हुआ, जहां आरसीबी ने सबसे बड़े रिकॉर्ड्स बनाए और सबसे घटिया भी, सबसे बड़ी खुशियां देखी और सबसे बड़े हार्ट ब्रेक्स भी, जिसे आप आरसीबी का गोल्डन टाइम भी कह सकते हो और वर्स्ट टाइम भी। तो चलो चलते हैं हमारे एक्ट 2 यानी कन्फ्रंटेशन में। 2011 में आरसीबी भले ही हार गई थी पर फिर भी उस सीजन ने उन्हें आईपीएल ट्रॉफी से बड़ा रिवॉर्ड दिया था, जो कि था द होली ट्रिनिटी। आसान भाषा में कहें तो त्रिमूर्ति, यानी क्रिस गेल, विराट कोहली और एबी डिविलियर्स, जो कि अब यहां से पूरे आईपीएल को डोमिनेट करने वाले थे। डोमिनेशन की शुरुआत की थी क्रिस गेल ने, क्योंकि गेल ने जहां पिछला सीजन एंड किया था इस सीजन की शुरुआत उससे भी ब्लॉकबस्टर थी। इस सीजन में भी ऑरेंज कैप गेल के सर पर ही थी और उन्होंने ये सीजन 733 रनों के साथ एंड किया। सिर्फ रन ही नहीं बल्कि जिस इंटेंट और एग्रेशन से गेल ने बॉलर्स की पिटाई की थी उसने एक खौफ पैदा कर दिया था। इस खौफ का अंदाजा आप इस बात से लगाओ कि उस सीजन गेल ने 59 छक्के मारे थे, जो कि पूरे 14 सालों के बाद यानी कि 2026 के आईपीएल में वैभव ने तोड़ा है। कैप्टेंसी की बात करें तो शुरुआत तो डैनियल विटोरी ने करी थी, पर जब 20 सीजन उनकी फॉर्म उनका साथ नहीं देती तो उन्होंने खुद को प्लेइंग 11 से ड्रॉप करके विराट कोहली को स्टैंड इन कैप्टन बना दिया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। जैसे ही 23 साल के यंग और एग्रेशन से भरे कोहली को कैप्टेंसी मिली, आरसीबी का इंटेंट भी बाकी टीम से अलग दिखने लगा। विराट, गेल और एबी डिविलियर्स के ट्रायो ने भी इस सीजन में डोमिनेट किया, जहां आरसीबी के 56% रन्स उन्हीं के बैट से आए थे। लेकिन बावजूद इसके आरसीबी प्लेऑफ्स में नहीं पहुंच पाई, क्योंकि आरसीबी ने 14 में से 8 मैचेस जीते थे और उनका एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था, जिससे उनके 17 पॉइंट्स थे। वहीं सीएसके ने भी ग्रुप स्टेज में 17 पॉइंट्स के साथ फिनिश किया था, लेकिन उनकी नेट रन रेट आरसीबी से बेटर थी, जिसकी वजह से आरसीबी नहीं बल्कि सीएसके प्लेऑफ में पहुंच गई। ऐसे कुछ 2013 में भी हुआ था। आरसीबी 9 मैचेस जीतकर 18 पॉइंट्स पर थी, पर वहां भी नेट रन रेट के चलते वो 5वें नंबर पर रह गए। लेकिन प्लेऑफ में क्वालिफाई ना करने के बाद भी वो सीजन आरसीबी के नाम ही रहा था, जिसका रीजन एक बार फिर से आरसीबी की द होली ट्रिनिटी थी। यही वो सीजन था जिसमें गेल के बैट से नॉट आउट 175 रनों का स्टॉर्म आया था, और यही वो मैच था जिसमें आरसीबी ने 263 रन बनाए थे, जो कि पूरे एक डिकेड तक आईपीएल हिस्ट्री का हाईएस्ट स्कोर रहा था। उस सीजन भी गेल ने बॉलर्स को जमकर पेला और सीजन को 708 रनों के साथ फिनिश किया। कोहली भी अब आरसीबी के फुल टाइम कैप्टन बन चुके थे और उनका सीजन भी 634 रनों के साथ खत्म हुआ। वहीं एबी डिविलियर्स के बैट से भी 164 के स्ट्राइक रेट से 360 रन आए थे। लेकिन इसके अगले सीजन ये ट्रायो टोटली फेल रहा एंड एज अ रिजल्ट आरसीबी ने ग्रुप स्टेज के सेकंड लास्ट में फिनिश किया, जो कि पहले सीजन के बाद उनका वर्स्ट सीजन था। पर 2015 में इस ट्रायो ने फिर से वापसी की एंड एज अ रिजल्ट आरसीबी फिर से प्लेऑफ्स में पहुंच गई। इस सीजन में भी इन तीनों के बैट से 500 प्लस रन्स ईच आए थे, और यही वो सीजन है जिसमें एबी डिविलियर्स और विराट कोहली के बीच 215 की अनबीटन पार्टनरशिप हुई थी। पॉइंट्स टेबल में आरसीबी नंबर 3 पर थी, यानी कि उन्हें फाइनल तक पहुंचने के लिए 2 मैचेस खेलने थे, जहां पहला एलिमिनेटर तो उन्होंने राजस्थान को हराकर जीत लिया, लेकिन क्वालिफाई 2 में एक बार फिर से आरसीबी को सीएसके के हाथों पटकनी मिली और वो फाइनल की रेस से बाहर हो गई। अब तक आरसीबी एक बार भी नहीं जीत पाई थी, पर उनकी कंसिस्टेंसी, उनके प्लेयर्स, उनके एटीट्यूड और उनकी ब्रांडिंग ने आरसीबी का एक लॉयल फैन बेस बना दिया था। लेकिन फिर इस फैन बेस को आर्मी में बदला था 2016 के सीजन ने, जो कि आज तो छोड़ो आने वाले 100 सालों तक याद रखा जाएगा। आज भी मेरे लिए वो आरसीबी का बेस्ट सीजन है, क्योंकि उस सीजन में ऐसा लग रहा था जैसे आरसीबी क्रिकेट नहीं खेल रही बल्कि एक मैजिक शो चल रहा है, और उस शो के मेन मैजिशियन थे हमारे किंग द विराट कोहली। इमेजिन एक सीजन में 973 रन्स और 4 सेंचुरीज, और ये रन्स आई भी ऐसे डोमिनेशन के साथ थे कि आज भी बॉलर्स की टांगे काम जाती है। जैसे कोहली की ये सेंचुरी आईपीएल हिस्ट्री का एक गोल्डन मोमेंट है, जहां उन्होंने हाथ में स्टिचेस होने के बाद भी बॉल का धागा खोला था, या फिर विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की
129 रनों की ये वाली पार्टनरशिप जहां दोनों के बैट से सेंचुरीज आई थी। हालांकि आरसीबी ने अपने पहले 7 मैचेस में सिर्फ 2 ही जीते थे, लेकिन फिर अगले 6 मैचेस जीतकर आरसीबी ने उस सीजन के पॉइंट्स टेबल को नंबर 2 पर फिनिश किया था। क्वालिफायर 1 जीतकर आरसीबी सीधा फाइनल में भी पहुंच गई, जो कि उन्हीं के घर चिन्नास्वामी में होने वाला था। लेकिन उस दिन की याद भी हम आरसीबियंस के आंसू निकाल देती है। वो फाइनल एसआरएच के साथ था, जिन्होंने पहले बैटिंग करके 208 रन बनाए थे। पर आप विश्वास नहीं करोगे कि इस टारगेट का पीछा करते हुए कोहली और गेल ने सिर्फ 10 ओवर्स के अंदर 114 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर डाली थी। लेकिन फिर जैसे आरसीबी की पहली विकेट गिरी, वहीं से उनकी पूरी बैटिंग कोलैप्स हो गई और इस कोलैप्स की वजह से अपनी पीक फॉर्म में चल रही आरसीबी सिर्फ 8 रन से उस फाइनल को हार गई। उस फाइनल में आरसीबी सिर्फ हारी नहीं थी, बल्कि टूटकर बिखर गई थी, जिसका असर इसके आने वाले सीजन्स में भी दिखाई दिया, जिसे आरसीबी की डार्केस्ट ईरा भी कहते हैं। 2017 में आरसीबी का कोलैप्स देखा गया, जहां उनका सीजन 8th पोजीशन पर एंड होता है और दूसरा 49 पर ऑल आउट होने का दाग भी उसी सीजन में आया था। 2018 और 19 में भी आरसीबी बिखरी हुई दिखाई दी, जहां उनका सीजन एक बार फिर से बिना प्लेऑफ के नंबर 6 और नंबर 8 पर एंड हुआ। 2020 और 21 में आरसीबी प्लेऑफ्स तक तो पहुंची, लेकिन ट्रॉफी तक नहीं। ये 5 साल सिर्फ टीम के लिए नहीं, बल्कि हम फैंस के लिए भी डार्केस्ट थे, क्योंकि जहां देखो वहां हम आरसीबियंस को ट्रोल किया जा रहा था। इस साल कप नाम दे, जो कि हम आरसीबियंस का एक इमोशनल सिंबल था, वही हमारा सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन चुका था, क्योंकि जहां देखो वहां हमें कप दिखाकर ट्रोल किया जाता था। ऊपर से 49 ऑल आउट के मीम्स देख देखकर हमें सोशल मीडिया तक छोड़ना पड़ा। लेकिन साले दोस्तों से कैसे बचा जाता, असली डिप्रेशन तो उन्होंने हमें दिया था। ऊपर से विराट कोहली ने कैप्टेंसी से स्टेप डाउन कर दिया, जिनकी वजह से हम आरसीबी से जुड़े थे। ऊपर से क्रिस गेल को टीम से निकाल दिया और इससे भी ऊपर एबी डिविलियर्स ने भी रिटायरमेंट ले ली। यानी ऐसा लग रहा था कि आरसीबी सिर्फ बिखरी नहीं थी, बल्कि टूटकर खत्म हो चुकी थी। लेकिन जिस तरह तिल तिल करते हुए आरसीबी खत्म हो रही थी, एक्ट 3 में हम उसी तरह तिल तिल करते हुए आरसीबी को उठते हुए देखेंगे, क्योंकि हमारा एक्ट 3 है द रिडेम्पशन एंड द रेजोल्यूशन। जब से आईपीएल शुरू हुआ था, तब से आरसीबी ट्रॉफी के नजदीक तो कई बार पहुंची थी, पर कभी उसे छू नहीं पाई, जिसका सबसे बड़ा रीजन आरसीबी की टीम बैलेंस को माना जाता था। ये फैक्ट है कि आरसीबी ने हमेशा अपनी बैटिंग लाइनअप पर ज्यादा फोकस किया। हर ऑक्शन में उनकी मैनेजमेंट आती थी और स्टार बैटर्स पर बिट करती थी, लेकिन जब बारी बॉलर्स और ऑलराउंडर्स की आती थी, तो उनके पास पूरे सीजन में बस कुछ गिने चुने ही चेहरे दिखाई देते थे। और एक टाइम तो ऐसा भी आया जब पूरी टीम का भार सिर्फ विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल के कंधों पर आ गया था। पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप सिर्फ बैटर्स के दम पर ट्रॉफी जीत जाओ। बैटर्स आपके लिए स्कोर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन डिफेंड तो बॉलर्स को ही करना पड़ता है ना, जो कि आरसीबी कर नहीं पा रही थी। ऊपर से ग्राउंड भी चिन्नास्वामी का था, जो कि बॉलर्स के लिए वैसे ही ग्रेवयार्ड माना जाता है। 2021 में जब विराट कोहली ने कैप्टेंसी छोड़ी, तो सबने सोचा कि यहाँ से आरसीबी खत्म हो जाएगी। ऊपर से मैनेजमेंट को कोहली की रिप्लेसमेंट भी चाहिए थी। 2022 में आईपीएल की मेगा ऑक्शन होती है, जिसका इंतजार हर कोई सवाल के साथ कर रहा था कि कौन होगा आरसीबी का नया कैप्टन। और इस सवाल का जवाब मैनेजमेंट ने फैफ डू प्लेसिस के साथ दिया, जिन्हें की 7 करोड़ देकर आरसीबी ने अपना नया कैप्टन चुना था। 2022, 23 और 24 यानी कि 3 सालों तक फैफ ने आरसीबी को फिर से बिल्ड करने में हेल्प की, और इस फेज में काफी सारे फेरबदल भी किए गए और आरसीबी के लिए नए प्लेयर्स भी उभर कर आए। जैसे मैक्सवेल ने मिडिल ऑर्डर को संभाला, दिनेश कार्तिक ने फिनिशिंग और मोहम्मद सिराज ने बॉलिंग लाइनअप को लीड किया। टीम का बैलेंस तो बन रहा था, लेकिन यहाँ भी कमी रही तो सिर्फ ट्रॉफी की। 2022 विराट कोहली के करियर का वर्स्ट ईयर रहता है, लेकिन बावजूद इसके आरसीबी प्लेऑफ में क्वालिफाई कर जाती है। 4th प्लेस पर होने की वजह से आरसीबी को फाइनल में पहुंचने के लिए 2 मैचेस खेलने थे। पहले मैच यानी कि एलिमिनेटर में तो आरसीबी ने एलएसजी को हरा दिया, जहां आरसीबी के लिए एक नए स्टार ने जन्म लिया, जब उसने उस एलिमिनेटर मैच में आकर सेंचुरी जड़ दी। खिलाड़ी का नाम था रजत पाटीदार, जिसे कि मेगा ऑक्शन में किसी ने बाई नहीं किया था, और सीजन के बीच में वो इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर आरसीबी की टीम में आया था। एलिमिनेटर तो आरसीबी ने जीत लिया, लेकिन क्वालिफायर में आकर वो राजस्थान से हार गई और एक बार फिर से ट्रॉफी के नजदीक आकर बाहर हो गई। 2023 तो इससे भी बुरा था, क्योंकि उस सीजन आरसीबी ने 6ठे प्लेस पर फिनिश किया और प्लेऑफ तक नहीं खेल पाई। 2024 में 4th प्लेस पर आकर प्लेऑफ तक तो पहुंची, पर एलिमिनेटर में फिर से हार कर बाहर हो गई, और इसी के साथ फैफ की कैप्टेंसी ईरा भी यहां आकर खत्म हो गई थी। फैंस तो अब भी सपोर्ट कर रहे थे, पर 17 सालों से मिल रही हार ने उनके
हौसले को भी तोड़ दिया था। लेकिन वो हौसला थोड़ा बहुत तब जगा जब 2024 में मेंस नहीं बल्कि आरसीबी की वुमेन टीम ट्रॉफी तक पहुंच गई। ये एक तरह से खुशी की बात थी, पर दूसरी तरफ से ट्रोलिंग और ज्यादा बढ़ गई थी कि आरसीबी के लड़के किसी काम के नहीं। ऊपर से कैप्टेंसी का सवाल फिर से खड़ा हो गया था कि अब कौन है जो आरसीबी की डूबी हुई कश्ती पर बैठने की हिम्मत करेगा। एंड गेस व्हाट, आरसीबी उसी खिलाड़ी को अपना नया कैप्टन अपॉइंट करती है जिसे एक टाइम पर उन्होंने अपनी टीम से निकाल दिया था और जो इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर दोबारा टीम में आया था, यानी कि रजत पाटीदार। पाटीदार पिछले कुछ टाइम से आरसीबी के मिडिल ऑर्डर को संभाल कर चल रहे थे, पर यह सबके लिए अनएक्सपेक्टेड था कि आरसीबी उन्हें अपना नया कैप्टन बना देगी। लेकिन ऐसा हुआ और जो हुआ वो कमाल हुआ। 2025 में पाटीदार आरसीबी के कैप्टन बने और उस सीजन आरसीबी की टीम 17 सालों में पहली बार सबसे स्टेबल लग रही थी। टॉप ऑर्डर टिक, मिडिल ऑर्डर टिक, फिनिशर टिक, ऑलराउंडर टिक और बॉलर्स भी टिक। और ऊपर से नए कैप्टन के साथ टीम का इंटेंट भी नया था, जो कि उस पूरे सीजन में दिखाई भी दिया। आरसीबी ने उस पूरे सीजन को शुरू से डोमिनेट किया, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगाओ कि 18 सालों के अंदर आरसीबी वो पहली टीम बनी थी जिन्होंने ग्रुप स्टेज में अपने घर के बाहर होने वाले सारे मैचेस जीते थे। इसी डोमिनेशन के साथ आरसीबी ने सेकंड प्लेस पर अपना ग्रुप स्टेज फिनिश किया और फिर एलिमिनेटर मैच में पंजाब को हराकर सीधा फाइनल की टिकट ले ली। आरसीबी का फाइनल भी पंजाब के साथ ही होता है और फिर फाइनली वो मोमेंट आता है जब मैच आखिरी ओवर में था, आखिरी कुछ गेंदें बाकी थी और ये तय हो गया था कि ई साला कप नामदे का जो स्लोगन था वो अब पूरा होने वाला है। और जिस किंग कोहली को हम सबने हमेशा एग्रेशन के साथ देखा था, उस दिन हमने उसे अपने घुटनों पर रोते हुए देखा। और सिर्फ कोहली नहीं बल्कि हर उस फैन की आंखों में आंसू थे जो कि पिछले 17 सालों से इस कप के लिए तरस रहा था, जो कि फाइनली 18 सालों के बाद हाथ लग गया था। और कोइंसिडेंस देखो, विराट के लिए इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है कि जो उनका जर्सी नंबर है उसी सीजन में उन्हें उनके आईपीएल करियर की पहली ट्रॉफी मिलती है। लेकिन ये डोमिनेशन सिर्फ यहीं तक नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि 2026 में आरसीबी इससे भी घातक इंटेंट से उतरी। कैप्टन पाटीदार अब गोटीदार बन चुके थे और जब उनसे पूछा गया कि क्या आप अपना टाइटल डिफेंड कर लोगे, तो उन्होंने साफ ये कह दिया कि हम डिफेंड करने नहीं बल्कि अटैक करने आए हैं, जो कि उन्होंने पूरे सीजन किया भी और पॉइंट्स टेबल को टॉप किया। और जो ट्रॉफी 17 सालों में एक भी नहीं थी वो लगातार 2 सालों में 2 हो गई। लेकिन आरसीबी की जो जर्नी थी उससे खतरनाक कहानी है हमारे गोटीदार रजत पाटीदार की, जो कि आप इस वीडियो में जरूर देख कर जाना और क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करके भी।